आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस की कुछ नई बातों को सीखेंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा ही होगा। अभी तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाने का जनरल रूल सीखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये सीखा हमने, और अभी तक 2+V1 अगर सेंटेंस में रहेगा तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे ये हमने सीखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ एक्टिव पैसिव में। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो भी लंबा होगा। पूरी बातें सीखें, पूरी बातें सीखने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो में बनाने के तरीके के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी मैं बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनें। आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक लंबा लेसन हो जाएगा, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज पहला पार्ट बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस यह 2 टाइप का होता है। पहले को हम कहते हैं वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव, वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव, और दूसरे का नाम है WH टाइप इंट्रोगेटिव। दोनों में अंतर क्या है? वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो इसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए या उसी को कई लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है। लेकिन इसी के उल्टे में अगर हम WH की बात करें, WH टाइप, तो उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आगे में WH लग जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, या इसी को आप कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी कई लोग कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आता है, और इसके बाद अदर वर्ड्स कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, रिमेनिंग वर्ड्स कह लीजिए, जो भी आप कह ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। एक एक एग्जांपल लेकर समझते हैं वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव क्या है। तो वर्बल टाइप में मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा। लेट्स सपोज एक हेल्पिंग वर्ब ले लेता हूं मैं डू, एक सब्जेक्ट ले लिया यू। डू के साथ हमेशा V1 लगता है, आप यहां दे सकते हैं। तो डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये क्या हो गया? यह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्बल टाइप। दूसरा है WH। WH में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो WH में अगर आपने व्हाट लगा दिया, व्हाट, वही सेंटेंस में इधर लिखता हूं व्हाट डू यू प्ले। ये WH से शुरू हुआ। W फॉर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ऐसे जो भी W से स्टार्ट होने वाले, H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारा क्वेश्चन कहलाता है WH टाइप, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस उसको हम कहते हैं वर्बल टाइप क्वेश्चन। दोनों में एक और अंतर है कि इसका आंसर, जो भी वर्बल टाइप आंसर है उसका आंसर आप या तो यस में या नो में आप दे सकते हैं। लेकिन WH क्वेश्चन का आंसर कभी भी आप यस या नो में, आप चाहे मैं इसका आंसर दे दूं तो नहीं होगा। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तो आप नहीं कह सकते यस आई प्ले, आपको गेम का नाम कहना होगा। लेकिन मैंने अगर पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं यस। अगर नहीं खेल रहे हैं तो आप कह सकते हैं नो। तो ये तो बेसिक पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे वर्बल टाइप सेंटेंसेस के। वर्बल टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, उनका पैसिव आज हम बनाने सीखेंगे। एक बार देखते हैं उसके एग्जांपल्स, उसका स्ट्रक्चर,
और उसका पैसिव का स्ट्रक्चर। कई बार वर्बल टाइप क्वेश्चंस का जब आप पैसिव बनाते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा कि उसका पैसिव कैसे बना सकते हैं। पहला टाइप भी बताऊंगा, दूसरा टाइप भी बताऊंगा। दोनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से सीखिए। अगर आप पहले टाइप से सीख जाते हैं तो दैट इज इजी, नहीं तो थोड़ा सा उसको चेंज करके दूसरे तरीके से आप बनाएंगे, एक प्रोसेस में जाकर बनाएंगे, बहुत आराम से बनेगा। देखिए एक बार क्या कहता है रूल। रूल कहता है वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव की बात हम कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। मैं एक्सिलरी वर्ब नहीं लिख रहा हूं, आप मान के चले। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो यह हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रूल। ये जो मैंने लिखे हैं इसके हिसाब से वो हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। फिर क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट उठकर यहां पर सब्जेक्ट बनकर आ जाता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। फिर मेन वर्ब हमको पता है क्या आ जाता है, V3 हो जाता है। और यह सब्जेक्ट बाद में इधर आकर लगता है किसके साथ, बाय के साथ यह सब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपकी मदद के लिए यहां पर पूरा चार्ट बना दिया है। आप इस चार्ट से पहचान सकते हैं कौन से हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर लगेगा पैसिव में। इस साइड सारे एक्टिव वॉइस के हैं, उस साइड सारे पैसिव वॉइस के हैं। तो देखिए जरा, डू, डू किस में बदलता है, डू का कॉलम ये है। इज, एम, आर तीनों में से किसी में भी आ सकता है, लेकिन यह डिपेंड किस पे करेगा, या ऑब्जेक्ट पे करेगा। ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। तो इंग्लिश के लिए हम लगाएंगे इज, तो हमने लिख दिया इज इंग्लिश। अब उसके बाद क्या लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद V3, स्पीक का V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन। इज इंग्लिश स्पोकन, बाद में आप बाय लगा दें, और यू जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट, सॉरी यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो बाय यू हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन। एक ये तरीका है कि आप सीधे सीधे कन्वर्ट कर लें और बड़ी आसानी से आप बना लें। एक आध सेंटेंस में कंफ्यूजन होता है, जैसे हैव में, हैड में, वॉज, वेयर, इज, एम, आर, ऐसे सेंटेंसेस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वह भी मैं आपको बताता हूं कहां पर होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इज, एम, आर के एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने कहा, आर यू राइटिंग लेटर। आज का जमाना लिखने का नहीं है, चिट्ठी, मेल और व्हाट्सएप होता है। लेकिन लेट सपोज किसी ने लेटर लिखा, आप गए और आपने देखा, और तो आप क्या पूछेंगे, आर यू राइटिंग लेटर, क्या आप लेटर लिख रहे हैं। सो अगर इसका पैसिव बनाना हो तो देखिए आर है, आर के साथ यहां पर V4 लगा हुआ है ना। तो हम कॉलम खोजेंगे, आर, इज, एम, आर प्लस V4। इज, एम, आर प्लस V4 है, या इज, एम, आर के साथ बीइंग प्लस V3 बनकर आएगा। अब डाउट ये रहता है कि यह बीइंग लगेगा कहां पर, तो इसको पैसिव बनाते हैं। आर किस में बदलेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट है लेटर, लेटर को आगे कर लीजिए, और लेटर एक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ जब भी लगेगा इज लगेगा। तो बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर आगे ले आइए, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको यहां लगा दीजिए। तो इज लेटर
अब ध्यान रखिए ये जो बीइंग है, जो बीइंग लगेगा V3 के पहले, वो इज के साथ नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो इज लेटर बीइंग और V3 राइट का V3 होता है रिटेन, रिटेन सिंपली बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो इज लेटर बीइंग रिटन बाय यू, यह बीइंग ध्यान रखिए, यह बीइंग अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने इज एमआर, इसी तरह वॉज वेयर का भी लगेगा, वॉज वेयर यहां लगना चाहिए, बीइंग बीच में लगना चाहिए। हैव हैज हैड का भी होगा, हैव हैज यहां लगेगा, उसके लिए बीन जो वर्ड है वो बीन बीइंग की जगह लगेगा। कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस में लिखा है he has already eaten, he has already eaten mango, question mark, he has already eaten mango, sorry this is not question, इसको थोड़ा सा बदलेंगे, क्वेश्चन क्या होगा, हैज ही ऑलरेडी ईटन मैंगो, क्या वह पहले ही आम खा चुका है। ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के आप ठीक पहले देख रहे हैं एक और वर्ड आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम पैसिव कैसे बनाएंगे, रूल वही है, कोई अंतर नहीं, जो जहां है उसको वही फिक्स करना है। आइए अब देखते हैं, हैज प्लस V3 यहां पर यूज किया गया है, हैज प्लस V3 का कॉलम है, यह बनता है हैव हैज बीन प्लस V3, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां मैंगो है, मैंगो आगे आ गया। मैंगो के लिए क्या यूज होगा, हैव या हैज, सिंगुलर है तो यहां पे हम मैंगो के लिए हैज लगाएंगे, तो हैज मैंगो। उसके बाद मैंने बताया था तुरंत सब्जेक्ट के बाद इसका एक एक्स्ट्रा जो वर्ड है बीन, उसको लगाएंगे, और जो जैसे हैं ऑलरेडी वर्ब के पहले है, तो ऐसा नहीं बीन के बाद पहले आप वर्ब लगाएं फिर ऑलरेडी लगाएं, चूंकि यह मेन वर्ब के पहले है इसलिए यहां भी मेन वर्ब के पहले ही आएगा। हैज मैंगो बीन ऑलरेडी ईटेन का V3 ईटेन ही होता है, और बाय लगा दीजिए, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हैज मैंगो बीन ऑलरेडी ईटेन बाय हिम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, भाई क्या करें, ये तो आगे में है, आगे आगे कैसे बदलाएगा, डाउट हो जाता है। तो उसको अगर आप एक प्रोसेस से जाकर बनाएंगे तो भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये कंफ्यूजन हो गया कि भाई इसको कैसे बनाया जाए, तो एक और तरीका है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अब आप किसी रफ पेज पर जाइए, आप रफ पेज पर इस सेंटेंस को लिख लें। सेंटेंस लिखने के बाद यहां जो आगे में हेल्पिंग वर्ब है उसको आप तुरंत सब्जेक्ट के बाद लेकर चले जाए और इसको एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना दें। तो चलिए इसका स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1, अगर आपको जो मैंने पहले पढ़ाया वो समझ में आ गया, बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप हम लास्ट में आंसर पर पहुंचेंगे, जैसे मैथ्स में जाते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आप बीच में लेकर चले जाए, तो क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस बदलकर हो जाएगा ही हैज ऑलरेडी ईटेन मैंगो। अब यहां क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप हो, क्योंकि ये बाद में आ गया। अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो क्या बनेगा, आप आराम से इसका पैसिव पहले बना लीजिए। तो इसका पैसिव अगर हमको बनाना होता है स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है, इसका पैसिव आप बना लें तो बन जाएगा मैंगो हैज बीन ईटन बाय हिम।
अब स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में क्या करें, आप इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हम यहां से हेल्पिंग वर्ब को लेकर पीछे गए थे, इसलिए यहां से हेल्पिंग वर्ब को वापस उठाकर आगे ले आइए, तो क्या बन जाएगा, हैज मैंगो बीन, ओ सॉरी यहां पे ऑलरेडी वर्ड छूट गया है, ऑलरेडी, तो हैज मैंगो बीन ऑलरेडी ईटन बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे 3 स्टेप में हम जाकर जो क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं पैसिव में। अगर आपको सीधे सीधे बदलने में परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हेल्पिंग वर्ब हम यूज करें, चलिए हमने इसको लिखा। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं पास्ट टेंस में। एक एग्जांपल हम पास्ट टेंस में लेकर देखते हैं। वेर यू स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, वेर यू स्टडीइंग इंग्लिश। अब इसका अगर हमको पैसिव बनाना हो तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक बार फिर से। स्टेप 1, आप रफ में ये बनाएंगे, आंसर शीट में कभी नहीं बनाएंगे। तो रफ में गए, वर को उठाकर हमने यू के बगल में ले आया, तो क्या बन गया, यू वर स्टडीइंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव बना लीजिए, इंग्लिश को आगे ले आइए, इंग्लिश। अब देखिए वॉज वेयर कॉलम में जाइए, वॉज वेयर प्लस V4 के लिए वॉज वेयर बीइंग प्लस V3 है, तो इंग्लिश के लिए वॉज की वर, तो इंग्लिश के लिए वॉज लगेगा, इंग्लिश वॉज लगा दीजिए, उसके बाद बीइंग, उसके बाद स्टडीड का क्या होगा, स्टडीड हो जाएगा, STU स्टडीड, बाद में क्या लगता है, बाय और यू फुल स्टॉप, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप डालेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका फिर स्टेप 2 है ये, और अब हम जाएंगे स्टेप 3 के फाइनल आंसर में। स्टेप 3 जरा लिखें, हमने क्या करना है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर आगे ले आना है, तो क्या बन जाएगा, वॉज, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, वॉज इंग्लिश बीइंग, क्योंकि हम सिर्फ इसको आगे ला रहे हैं तो छूट क्या गया है, बीइंग स्टडीड बाय यू, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यह दूसरा तरीका है, थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन जिनको एक्टिव से पैसिव बनाने नहीं आता है वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव का, वो बहुत ही आसानी से इन 3 स्टेप को फॉलो करके एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो आज के लिए हमने सीखा एक्टिव से पैसिव वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। साथ ही यहाँ किनारे में मैंने रूल्स लिख दिए हैं कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगा तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव में। याद रखिए, डू और डज के साथ V1 तभी आता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। डिड के साथ V1 तभी आता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। तो आज हमने इंटेरोगेटिव टाइप की चर्चा की है, इसलिए डू डज के साथ भी V1 है, डिड के साथ भी V1 लगाया है। एक और बात, यहाँ पे V2 नहीं रहेगा। कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस V1 नहीं होता है, कभी भी V2 का यूज हम नहीं करते हैं।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है आपको समझने के लिए कई चीज़ें मिली होंगी। आपको और भी कोई विषय पर, किसी टॉपिक पर मेरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट से मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।